गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जिस दिन का बेसब्री से आप सभी को इंतजार था, जिस दिन के लिए हम सभी जी जान से लगे हुए थे, हम सभी मेहनत कर रहे थे, हम सभी ने जान फूक रही थी। पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल से हम लोगों ने अपनी शिद्दत लगा रखी है। हम लोगों ने पूरी शिद्दत से, पूरी जी जान से मेहनत करी है। उस दिन का इंतजार फाइनली, नो डाउट डर भी बहुत लग रहा होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, मेरे पास मैसेज आ रहे थे, सर हमें बहुत डर लग रहा है ना। बच्चों ये डर बहुत अच्छी बात है। डर लगना एक अच्छा पॉइंट है। एक डर लगने का मतलब है कि आप सभी ने मेहनत करी है, आप सभी ने तैयारी करी है, इसलिए आप सभी को डर लग रहा है। गुड इवनिंग सभी को, जल्दी से जुड़ जाए फटाफट से। आज हमारा डे 6 है, लास्ट डे है हमारा चैलेंज का। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप सभी बताएं आप कैसे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने अपना चैलेंज पूरा किया। 6 दिन के अंदर हम डेली 1 घंटे तक लगभग 50 से 60 मिनट तक मेहनत करते थे और कुछ ना कुछ नया सीख के जाते थे। हमने सारे सब्जेक्ट्स कवर किए इंपॉर्टेंट। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, जय श्री कृष्णा आयुषी जी एंड यशिता जी, कैसे हैं आप सारे के सारे। जल्दी से फटाफट से ज्वाइन करें बच्चों, जल्दी से जुड़ जाएं और फिर अपने आगे बढ़ते हैं फटाफट। फिर अपने शुरू करते हैं आज फंडामेंटल ऑफ फोन पढ़ेंगे। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ेंगे और इसी के साथ थोड़ी बहुत बातें करेंगे। कल एग्जाम कैसे अटेंड करना है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे। एडमिट कार्ड अब डाउनलोड हो रहा है, आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग तिष्का जी। तो सारे के सारे बच्चे याद रखें कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो आप सारे के सारे। अब एडमिट कार्ड अवेलेबल है, एडमिट कार्ड इजीली डाउनलोड हो रहे हैं। पहले थोड़ा सर्वर बिजी चल रहा था, तो सारे एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। चले, इसी के साथ आज का मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी से, प्रेशर अल्सर को असेस करने के लिए, प्रेशर अल्सर का पता लगाने के लिए हम कौन सा स्कोर यूज करते हैं। जल्दी से बताएं कौन सा असेसमेंट टूल, कौन सा स्कोर यूज किया जाएगा प्रेशर अल्सर के लिए, फटाफट बताएं। जल्दी से हर एक बच्चा फटाफट आंसर करे और जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाएं। बहुत सारे बच्चे शायद एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, या डरे हुए हैं, या टाइम से सोने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कईयों का सेंटर दूर आया तो कोई ट्रैवलिंग में लगे हैं। कैसे ना कैसे करके हर बच्चा जल्दी से पहुंचने की कोशिश कर रहा है घर पे। बिल्कुल शीतल जी, दिस इज द ब्रेडन स्केल, दिस इज द ब्रेडन स्केल। बच्चों ब्रेडन स्केल के अंदर कितने पैरामीटर्स होते हैं, जल्दी से बताएं। ब्रेडन स्केल के अंदर 6 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं? 6 पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट इज द सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर होता है, एक्टिविटी होता है ना, मॉइस्चर होता है, एक्टिविटी होता है, देन मोबिलिटी होता है, न्यूट्रिशन होता है, शेयर एंड फ्रिक्शन होता है। ठीक है मयूर जी, मैंने पढ़ाया आप सभी को क्रैश कोर्स के अंदर। याद रखें इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को और याद रखना कि सर यहाँ पे ब्रेडन स्कोर का टोटल स्कोर कितना होता है। कौन सा बच्चा बताएगा मुझे टोटल स्कोर? मयूर जी रास्ते में है, बिल्कुल आप सभी को बहुत सारी ऐसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं भर के जाऊंगा लास्ट तक, बेफिक्र रहें। बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लूंगा रात को अभी। ठीक है, ऐसे पूरा जोश और जुनून के साथ आप सभी को मैं अलविदा करूंगा लास्ट के अंदर, ताकि कल सुबह जब एग्जाम के सामने बैठो तो बिल्कुल भी माउस से जब आप आंसर क्लिक कर रहे होगे तो हाथ नहीं कांपेंगे बिल्कुल भी। हर क्वेश्चन देख के एक अलग सी खुशी महसूस होएगी, है ना। नो डाउट कुछ क्वेश्चंस के अंदर डाउट रहता है, वो सभी के लिए जायज है ना। वो डाउट सभी के लिए लाजमी है। कुछ क्वेश्चंस में डाउट रहेंगे, है ना। हमने पढ़ाई करी है तो डाउट भी रहेंगे, बट याद रखें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो हमने कितनी बार पढ़े हैं, है ना, और आंख बंद करके उस पे आप आंसर करके आ पाओगे। गुड इवनिंग पल्लवी जी, कैसे हैं आप। चलें, 6 पैरामीटर रहते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर, ब्रेडन स्केल का मैक्सिमम स्कोर 23 होता है बच्चों। ठीक है, 23 यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर होता है। शीतल जी याद रखना, यहाँ पे हर एक पैरामीटर का स्कोर कितना होता है बताएं जल्दी से। हर एक पैरामीटर का यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर 4 होता है, मिनिमम स्कोर 1 होता है। हर एक पैरामीटर का मैक्सिमम स्कोर 4 और मिनिमम स्कोर 1 होता है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर यहाँ पे एक एक्सेप्शन होती है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है। कौन सा एक्सेप्शन है? शेयर एंड फ्रिक्शन। शेयर एंड फ्रिक्शन का मैक्सिमम स्कोर 3 होता है। ठीक है, शेयर एंड फ्रिक्शन का मैक्सिमम स्कोर 3 होता है। बाकी जितने भी 5 पैरामीटर है, बाकी 6 पैरामीटर में से एक पैरामीटर है शेयर एंड फ्रिक्शन। शेयर एंड फ्रिक्शन जो पैरामीटर है उसके अंदर मैक्सिमम स्कोर 3 होता है। बाकी जितने भी पैरामीटर है उसमें मैक्सिमम स्कोर 4 होता है। दैट्स वाई ओवरऑल स्कोर यहाँ पे कितना होगा? 23। मैं अच्छा हूं रानी प्रजापति जी, आप बताएं कैसे हैं बच्चों। अगर स्कोर 9 से कम है, 9 से कम है तो हाई रिस्क होता है, बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर स्कोर 16 से ज्यादा है तो नॉर्मल है पेशेंट, है ना। 16-17 से ज्यादा है तो नॉर्मल है। 15 से 16 लो रिस्क होता है, जो 13 से 14 मॉडरेट रिस्क होता है। ये सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं बच्चों, याद रखें। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर, जल्दी से बताएं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताओ।
मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर, यहाँ पे स्टेजेस कितनी होती है प्रेशर अल्सर की, आप सभी को पता है 4 स्टेजेस होती है प्रेशर अल्सर की। जल्दी से अगला सवाल मेरा, ब्लिस्टर कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है? ब्लिस्टर कौन सी स्टेज में दिखता है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल 4 स्टेज होती है यहाँ पे, बिल्कुल याद रखें 4 स्टेज होती है प्रेशर अल्सर की, ठीक है। आज इतने कम क्यों है? क्योंकि आज सारे के सारे एग्जाम के अंदर लगे हुए हैं बच्चों, है ना। एग्जाम के लिए कोई जा रहा है, कोई रास्ते में है, कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, कोई जल्दी सोने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और कुछ कोई है कि जो कह रहा है कि सर आज तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इतने दिनों से पढ़ ही रहे हैं। गुड इवनिंग ठाकुर पारुल जी, बिल्कुल ब्लिस्टर यहाँ पे सेकंड स्टेज में देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इन सारे के सारे क्वेश्चंस को प्लीज याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सक्शन प्रेशर अडल्ट के अंदर हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है, थर्ड नहीं होता, सेकंड स्टेज होता है ब्लिस्टर का, याद रखें। इनोसेंट सोनम सिंह जी बिल्कुल याद रखें, ठीक है। सेकंड स्टेज में ब्लिस्टर मिलता है, थर्ड में कभी नहीं मिलता। सक्शन प्रेशर अडल्ट के अंदर 110 से 120 सक्शन प्रेशर रहता है, 150 से ज्यादा कभी नहीं करना है सक्शन प्रेशर। इन्फेंट में सक्शन प्रेशर 55 टू 90 mm ऑफ एचजी रखना है, एंड चाइल्ड के अंदर 90 टू 110 mm ऑफ एचजी रखना है, ठीक है। एंड सोनम सिंह जी कह रहे हैं सैक्रम मोस्ट कॉमन साइट होती है क्या? सैक्रम मोस्ट कॉमन साइट होती है प्रेशर अल्सर की। मैंने क्वेश्चन कराया था मेरी क्लास में, यूट्यूब वाली क्लास में, फिर भी तुम लोग सैक्रम क्यों बोल रहे हो, बस ये बताएं मुझे। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर सैक्रम क्यों कहा जा रहा है तुम्हारे द्वारा? है तुम्हें मैंने कितनी बार बताया मोस्ट कॉमन साइट प्रेशर अल्सर की सैक्रम नहीं होता, फिर भी तुम बार बार सैक्रम क्यों याद करके बैठे हो? अरे गलती नहीं करनी ऐसी बच्चों, गलती नहीं करनी ऐसी, ठीक है, गलती नहीं करनी। चले जल्दी से बताएं, अगर किसी पेशेंट के अंदर एंडोट्रैकियल ट्यूब डाली है, एंडोट्रैकियल ट्यूब अगर किसी पेशेंट में डाली गई है तो सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा मेथड कौन सा है एंडोट्रैकियल ट्यूब की प्लेसमेंट को कंफर्म करने का? बेस्ट मेथड टू कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब, जल्दी से बताएं। पल्लवी जी आंसर करें फटाफट, पंकज जी जल्दी से आंसर करें। मोस्ट बेस्ट सबसे बेस्ट मेथड क्या रहता है यहाँ पे, सबसे विच इज द बेस्ट मेथड टू कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब? पारुल ठाकुर जी कह रहे हैं सर ये एक्सरे रहने वाला है यहाँ पे। शिखा जी आप क्या कह रहे हैं, आपका आंसर बताएं जल्दी से क्या है। और मोहित जी भी कह रहे हैं एक्सरे रहेगा यहाँ पे, है ना। क्या बात है, लाजवाब लड्डू और पेड़ो। आज के दिन एक्सरे बोलोगे तो फोड़ दिया जाओगे, है ना, फोड़ दिए जाओगे। इधर सबसे अच्छा मेथड एंडोट्रैकियल ट्यूब की प्लेसमेंट को कंफर्म करने का होता है कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी इज द बेस्ट मेथड। मैं कितनी बार बताऊं तुम्हें लड्डू और पेड़ो, तुम क्यों गलती कर रहे हो ऐसी? एक्सरे नहीं होता, एक्सरे एनजी ट्यूब की प्लेसमेंट को कंफर्म करने का सबसे अच्छा मेथड होता है। मैंने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब नहीं पूछा, मैंने एंडोट्रैकियल ट्यूब पूछा है। प्लीज बच्चों एंडोट्रैकियल ट्यूब में एक्सरे नहीं होता, एंडोट्रैकियल ट्यूब के अंदर सबसे अच्छा मेथड होता है कैप्नोग्राफी, ठीक है। एंड टाइडल CO2, एंड टाइडल CO2 हम लोग चेक करते हैं, कैप्नोग्राफी मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है। अगर मैं यहाँ पे एनजी ट्यूब पूछता तो एनजी ट्यूब के अंदर एक्सरे सबसे अच्छा मेथड होता। प्लीज याद रखें, ऐसी गलती ना करके आए। जल्दी से बताएं यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर का रंग कौन सा होता है? गुड इवनिंग, मैं बिल्कुल अच्छा हूं, आप बताएं। हीर जी आप कैसे हैं? गुड इवनिंग। अर्चना जी कैसे हैं आप? जल्दी से आंसर बताएं अगले क्वेश्चन का। यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर जो होता है वो कौन से कलर का होता है? फटाफट आंसर बताएं। हर्षी पटेल जी कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद दिखे हो मुझे, बड़े दिनों बाद दिखे हैं। चलें जल्दी से आ गए, बहुत अच्छी बात है। फटाफट बताएं यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड का कलर बिल्कुल रॉयल ब्लू कलर या फ्रेंच ब्लू कलर रहने वाला है। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही परफेक्ट आंसर आप सभी बच्चों का। चलें जल्दी से मुझे बताएं, सीओपीडी के पेशेंट को, अगर हम लोगों को सीओपीडी के पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देनी है तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा रहता है? सबसे अच्छा मेथड सीओपीडी के पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देने का क्या रहेगा? जल्दी से बताएं कौन सा मेथड यूज किया जाए सीओपीडी के पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने का सबसे अच्छा मेथड? सीओपीडी का पेशेंट है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कौन सा मेथड यूज करें? क्या फेस मास्क यूज करूं, क्या नेजल प्रोंक्स यूज करूं, क्या मैं यहाँ पे पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन टेंट यूज करूं, ऑक्सीजन हेड? क्या बात है पारुल ठाकुर जी, बिल्कुल सही, वेंचुरी मास्क यूज करना है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। सीओपीडी के पेशेंट के अंदर हम लोग वेंचुरी मास्क यूज करते हैं क्योंकि वेंचुरी मास्क एकदम एग्जैक्ट वॉल्यूम, है ना, एग्जैक्ट वॉल्यूम को डिलीवर करता है और सीओपीडी के पेशेंट के अंदर हमें एकदम एग्जैक्ट वॉल्यूम को डिलीवर करना होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद होने चाहिए, जो आपको याद होने चाहिए। चलिए जल्दी से बताएं, वेंचुरी मास्क के अंदर मैक्सिमम कौन सा कलर जो होता है वो मैक्सिमम जो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है, जो ऑक्सीजन का FiO2 का वॉल्यूम होता है, वो मैक्सिमम कौन सा कलर डिलीवर करेगा? कौन सा कलर डिलीवर करता है? जल्दी से बताएं, फटाफट आंसर करें। कौन सा कलर होता है यहाँ पे जो मैक्सिमम FiO2 डिलीवर करेगा पेशेंट को वेंचुरी मास्क के अंदर? जल्दी से बताओ, ऑप्शन है रेड, ग्रीन, ब्लू।
जल्दी से बताएं। ग्रीन 15 लीटर, बिल्कुल ठाकुर पारुल जी परफेक्ट आंसर है, तैयारी परफेक्ट है बिल्कुल। सभी बच्चे जो आंसर कर रहे हैं धड़ाधड़, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल भरोसा रखें अपने ऊपर, है ना। अगर ऐसी चीजें आप सभी को याद है, भरोसा रखें अपने ऊपर, शिद्दत से, एकदम शांति से, तसल्ली से, बिल्कुल सुबह सुबह एक छोटी सी अरदास करके मम्मी पापा के सामने और जाएं शांति से पेपर देने, बिल्कुल ना घबराएं, भरोसा रखें मेरे पे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला आप सभी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, कि लीवर बायोप्सी करिए किसी पेशेंट की। सर हमने लीवर बायोप्सी करी है किसी पेशेंट की, जरा एक बात बताओ सर कि लीवर बायोप्सी वाले पेशेंट को हमें कौन सी पोजीशन देनी है बायोप्सी करने के बाद, कौन सी पोजीशन देनी है बायोप्सी करने के बाद, लीवर बायोप्सी करने के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी बढ़िया रहेगी। जल्दी से आंसर करते जाएं फटाफट, क्वेश्चन का सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करते जाए। लीवर बायोप्सी कर दी पेशेंट की, अरे बायोप्सी कर दी, बायोप्सी करने के बाद कौन सी पोजीशन दी जाए, क्या जिस साइड पे लीवर प्रेजेंट होती है उसी साइड पेशेंट को घुमा दिया जाए या अपोजिट साइड घुमाया जाए, जल्दी से बताएं। याद रखें लीवर बायोप्सी के टाइम पे, है ना, लीवर बायोप्सी करने के बाद पेशेंट को ऑलवेज, है ना, हम राइट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, जिस साइड लीवर है उसी साइड पेशेंट को घुमाया जाता है, राइट साइड में ही पेशेंट को घुमाया जाएगा ताकि वहां पे प्रेशर अप्लाई हो, और प्रेशर अप्लाई हो तो ब्लीडिंग कम हो जाए। चले फटाफट से बताएं, इमरजेंसी के अंदर सबसे पहले कौन सा वाइटल साइन असेस किया जाएगा, इमरजेंसी में सबसे पहले कौन सा वाइटल साइन असेस करते हैं, जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताएं, इमरजेंसी में सबसे पहले कौन सा वाइटल साइन असेस करते हैं, फटाफट क्वेश्चन का आंसर करें, जल्दी से आंसर करें, गलती नहीं करनी। पल्लवी जी याद रखना, कभी भी अपोजिट साइड में लेफ्ट पोजीशन नहीं देनी लीवर बायोप्सी के बाद, हमेशा लीवर बायोप्सी के बाद राइट साइड के अंदर ही पोजीशन देनी है पेशेंट को। इमरजेंसी के अंदर सबसे पहले बीपी नहीं करना, मयूर जी बीपी नहीं करना, इमरजेंसी में सबसे पहले पल्स रेट मॉनिटर करनी है, सबसे पहले पल्स रेट मॉनिटर करनी है, ठीक है। शोएब अली जी प्यूपिल साइज नहीं होगा यहाँ पे ना, मैंने वाइटल पूछा है तो वाइटल साइन सबसे पहले इमरजेंसी कंडीशन के अंदर याद रखें कि यहाँ पे सबसे पहले पल्स रेट मॉनिटर करना है। सर ब्लिस्टर रप्चर के बाद ब्लीडिंग हो तो क्या ट्रीटमेंट होता है, उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची डाल लें और साथ में थोड़ा सा नमक भी लगा लें। मैं कह रहा हूं जीवन में ऐसा इलाज कभी किसी ने नहीं बताया होगा जैसा मैंने बताया अमित कुमार जी, स्वाद ही आ जाएगा ठीक है चले समझ आई बात। चले ब्लीडिंग होने लग गई तुम्हारे ब्लिस्टर के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर एक अच्छी सी नियोमाइसिन लगाएं, नियोमाइसिन लगा के उसके ऊपर एक गोज पीस रखें और गोज पीस रख के उस पर बैंडेज बांधें, ठीक है। बैंडेज को अच्छे से बांध लें और बांधने के बाद आराम से हल्दी वाला दूध पिए और सो जाएं, ठीक है अमित कुमार जी। चले अगला सवाल मेरा आप सभी बच्चों के लिए, ध्यान से देखें जरा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इमरजेंसी के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, पल्स रेट मॉनिटर करनी है, सबसे पहले पल्स रेट। चलें अगर मैं किसी न्यूबॉर्न बच्चे का असेसमेंट कर रहा हूं, न्यूबॉर्न बच्चे का असेसमेंट कर रहा हूं तो न्यूबॉर्न बच्चे के असेसमेंट में सबसे पहले क्या असेस करूंगा, न्यूबॉर्न बच्चे में सबसे पहले क्या असेस करूंगा, जल्दी से। नहीं पल्लवी जी ऐसे नहीं बोलना है, वो हमारे मित्र हैं इसलिए हम उनसे मजाक कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे मित्र हैं और वो भी हमारे साथ जॉब कर रहे हैं तो इसलिए वो हमसे मजाक कर रहे थे, इसलिए मैंने उनको ऐसे मजाक में जवाब दिया, ठीक है। चलें अगला सवाल बताएं कि न्यूबॉर्न बच्चे के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर अगर हमें असेस करना है, न्यूबॉर्न बच्चे में अगर मुझे सबसे पहले कोई चीज असेस करनी है तो नॉर्मल असेसमेंट पूछ रहा हूं मैं, है ना, नॉर्मल असेसमेंट पूछ रहा हूं। न्यूबॉर्न बच्चे में नॉर्मल असेसमेंट में सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, याद रखें रेस्पिरेशन चेक किया जाता है। अगला सवाल मेरा कि एक अडल्ट के अंदर अगर आप सीपीआर परफॉर्म कर रहे हो तो सबसे अच्छी आर्टरी कौन सी होती है असेसमेंट के लिए, जल्दी से बताएं। बिल्कुल नैना जी, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स याद रखना है सभी बच्चे को। आपगार स्कोर के अंदर, आपगार स्कोर में हम रेस्पिरेटरी एफर्ट्स चेक करते हैं ना कि रेस्पिरेटरी रेट। अगला सवाल मेरा आप सभी से, मेरा क्वेश्चन आप सभी से बच्चों की एक बात बताएं कि यहाँ पे अगर हमें किसी पेशेंट के अंदर सीपीआर परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टरी कौन सी असेस की जाएगी। किरण जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। बिल्कुल कैरोटिड को असेस करना है। चलें अगला सवाल मेरा, अगर मैं किसी बच्चे के अंदर, इन्फेंट के अंदर सीपीआर परफॉर्म कर रहा हूं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी कौन सी होगी। अगर मैं सीपीआर के अंदर, है ना, अगर मैं बच्चों में इन्फेंट के अंदर सीपीआर परफॉर्म कर रहा हूं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी कौन सी रहने वाली है, जल्दी से बताएं। नैना जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। जल्दी से अगला क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चे के अंदर, इन्फेंट के अंदर यहाँ पे ब्रैकियल रहेगी, बिल्कुल ब्रैकियल रहेगी, कंफर्म आंसर है ना। अडल्ट में कैरोटिड और यहाँ पे दूसरों के अंदर, बच्चों में इन्फेंट के अंदर ब्रैकियल, ठीक है। ये सारी बातें समझ आ गई। अगला सवाल मेरा आप सभी से लिए, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टेम्परेचर, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर मोस्ट कॉमन कौन सी साइट से लिया जाता है। गुड इवनिंग सभी को, जल्दी से बताएं।
पायल त्रिवेदी जी जल्दी से आंसर बताएं, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी रहती है यहाँ पे टेम्परेचर लेने की? टेम्परेचर को लेना है तो कौन सी साइट से टेम्परेचर लिया जाए? मोस्ट कॉमन साइट बताएं जल्दी से। मोस्ट कॉमन साइट एक्सिलरी रूट होता है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है मयूर वाला जी, परफेक्ट आंसर है, एक्सिलरी होता है। मेरा अगला सवाल है तुमसे, सबसे बेस्ट टेम्परेचर कौन बताता है? कौन सी साइट सबसे बेस्ट टेम्परेचर बताएगी? सबसे परफेक्ट, सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर कौन सी साइट से पता लगता है हमें? जल्दी से अगला आंसर बताएं, सबसे एग्जैक्ट टेम्परेचर कौन सी साइट से पता लगेगा? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी से बताएं। रेक्टम, बिल्कुल रेक्टम से सबसे परफेक्ट आंसर मिलता है ना, सबसे परफेक्ट रिजल्ट हमें रेक्टम से मिलता है और मोस्ट कॉमन साइट एक्सिलरी होती है, एक्सिला होता है। अगला सवाल है मेरा, अगर रेक्टल थर्मामीटर हम यूज कर रहे हैं, ग्रोइन नहीं रेक्टल थर्मामीटर, अगर हम रेक्टल थर्मामीटर यूज कर रहे हैं बच्चों के अंदर तो हमें कितना सेंटीमीटर थर्मामीटर को इंसर्ट करना है? जल्दी से बताएं कितना सेंटीमीटर थर्मामीटर को इंसर्ट करना है अगर रेक्टम थर्मामीटर यूज किया जा रहा है? फटाफट बताएं बच्चों, फटाफट बताएं। ओरल नहीं याद रखना, कोर टेम्परेचर, सबसे बेस्ट कोर टेम्परेचर रेक्टम टेम्परेचर बताता है, ठीक है। अगला सवाल जल्दी से बताएं मुझे, फटाफट से बताओ, कितना सेंटीमीटर इंसर्ट करना है इन्फेंट के अंदर? इन्फेंट के अंदर 1 to 1.5 सेंटीमीटर। क्या बात है पारुल ठाकुर जी, बिल्कुल इन्फेंट बच्चे में पूछा मैंने, बच्चे में 3 से 5 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा बच्चों, याद रखें 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर सबसे परफेक्ट आंसर है किसी बच्चे के अंदर, इन्फेंट के अंदर करना है। अडल्ट के अंदर 3 to 4 सेंटीमीटर, अडल्ट के अंदर 3 to 4 सेंटीमीटर, बच्चे के अंदर 1 to 1.5 सेंटीमीटर। याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है। प्लीज बच्चों गलत ना करके आए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस गलत कर दोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। चलें अगला सवाल है मेरा आप सभी के लिए, जल्दी से बताएं कि सर यहाँ पे हम लोगों को रेमिनेंट फीवर, यहाँ पे हम लोगों को रेमिनेंट फीवर कब देखने को मिलता है? कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशन है जहां पे हमको, यहाँ पे हम लोगों को रेमिनेंट फीवर देखने को मिलता है? जल्दी से बताओ, फटाफट बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। चलो कल मैंने एक और बात बताई थी तुम लोगों को बच्चों, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था तुम लोगों से ना, क्लास नहीं रुकी, क्लास बढ़िया चल रही है, नेटवर्क थोड़ा सा चेक करें कहीं डाटा खत्म ना हो गया हो। कल मैंने एक सवाल पूछा था तुम लोगों से कि सर एक बात बताओ यहाँ पे कि सर यहाँ पे हम लोगों को म्यूकोसा और सब म्यूकोसा और म्यूकोसा 2 लेयर होती है ना सर, हमको मिजनर प्लक्सिस कहां पे मिलता है और मिएंट्रिक प्लक्सिस कहां पे मिलता है? कल मैंने एक सवाल पूछा था आप सभी से, ध्यान से सुने। कल मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था, जब मैं तुम्हें एमएसएन पढ़ा रहा था, मैंने तुमसे पूछा था कि सर यहाँ पे मिजनर प्लक्सिस कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है और मिएंट्रिक प्लक्सिस कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। बिल्कुल हर्षी जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है सर, यहाँ पे टाइफाइड के अंदर देखने को मिलता है। वेरी गुड बच्चों, प्राउड ऑफ यू, ऐसे ही आंसर करते जाएं, शानदार शानदार से। अगला सवाल मेरा, अगला सवाल सोनम सिंह जी, इन डाटा खत्म होने वाला, रिचार्ज करके रखना था। अगला सवाल मेरा आपके लिए है कि कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर के ऊपर, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मिजनर प्लक्सिस, मिजनर के अंदर एम भी आता है और एस भी आता है, एम और एस दोनों आता है, तो मिजनर प्लक्सिस ऑलवेज प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। मिजनर प्लक्सिस कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है? सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसमें एम भी आता है और एस भी आता है। हमेशा इसी तरीके से याद रखें, मिजनर प्लक्सिस ऑलवेज प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। और जो आपका दूसरा मिएंट्रिक प्लक्सिस होता है, मिएंट्रिक प्लक्सिस के अंदर सिर्फ एम आता है बच्चों, एस नहीं आता। मिएंट्रिक की स्पेलिंग में सिर्फ एम आता है, एस नहीं आता, सो वो ऑलवेज प्रेजेंट कहां प्रेजेंट होती है? म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। कल मैं ये ट्रिक बताना भूल गया था आप लोगों को, अब मेरे को याद आ गई तो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखें, सब म्यूकोसा मिजनर प्लक्सिस जिसमें एम और एस दोनों प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं म्यूकोसा की बात करूं तो सिर्फ माइंट्रिक प्लक्सिस होता है, मिएंट्रिक प्लक्सिस बोलते हैं उसको, जिसमें सिर्फ एम प्रेजेंट होता है, एस प्रेजेंट नहीं होता। चले अगला क्वेश्चन मेरा आप सभी से, ट्रिक एसएम इन सब म्यूकोसा, मिएंट्रिक इन म्यूकोसा। बिल्कुल नैना जी, क्या बात है, परफेक्ट, प्राउड ऑफ यू बच्चे। अगला सवाल मेरा, हाइपरथर्मिया की डेफिनेशन बताएं, कितना डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा टेम्परेचर हाइपरथर्मिया कहलाता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें फटाफट, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें। हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया कितने डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को हम लोग हाइपरथर्मिया बोलते हैं? फटाफट बताएं, जल्दी से आंसर करें।
चौधरी जी फटाफट बताओ, हाइपरथर्मिया टेम्परेचर, कितने से ज्यादा टेम्परेचर को हम लोग हाइपरथर्मिया बोलेंगे? जल्दी से बता दो, इतना टाइम ना लगाओ। 102 से ज्यादा हाइपरथर्मिया, बिल्कुल बिल्कुल। मयूर जी गलत आंसर बताया, 105 से ज्यादा, 105 से ज्यादा हाइपरथर्मिया होता है। बिल्कुल बच्चों याद रखें, 105 से ज्यादा हाइपरथर्मिया कहलाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्लीज गलत ना करें, हाइपरथर्मिया इज मोर देन 105 डिग्री सेल्सियस। चले अगला सवाल है मेरा, हाइपोथर्मिया कितना होता है? हाइपोथर्मिया की डेफिनेशन बताओ फटाफट, जल्दी से हाइपोथर्मिया की डेफिनेशन बताएं सारे। हाइपोथर्मिया की डेफिनेशन बताओ फटाफट। हाइपोथर्मिया कितने डिग्री से कम होगा, कितने डिग्री से ज्यादा होगा, क्या होगा? जल्दी से बताएं। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया की बात बता दो फटाफट। अरे हाइपोथर्मिया बिल्कुल 105 हाइपरथर्मिया की डेफिनेशन है। अगला सवाल है मेरा हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोथर्मिया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपोथर्मिया? कितने डिग्री से कम फ़ारेनहाइट होगा अगर, तो उसको हाइपोथर्मिया कहा जाएगा। बच्चों लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द करेक्ट आंसर। याद रखें, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पनौती बन जाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं छोटी छोटी चीजों को, है ना। बड़ी चीजें हम याद कर लेते हैं और छोटी चीजें हम भूल जाते हैं। पल्लवी जी 98.6 डिग्री सेल्सियस इज नॉर्मल टेम्परेचर, लेस देन 95। नैना जी लेस देन 95, जो आपने एरो लगाया वो मोर देन 95 का है, लेस देन 95 इज हाइपोथर्मिया। चले अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आप सभी के लिए कि एपिकल पल्स की लोकेशन बताएं। हम लोग एपिकल पल्स को असेस करेंगे तो हमको स्टेथोस्कोप कहां पे रखना है, किस जगह पे रखूं? ये चेस्ट है, चेस्ट पे कहां पे रखा जाए? बताएं कौन से इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर एपिकल पल्स के लिए मुझे स्टेथोस्कोप रखना है? फटाफट बताओ, बताएं जल्दी से, स्टेथोस्कोप कहां पे रखा जाए? जल्दी से बताएं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन से इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर स्टेथोस्कोप रखे जाए, कहां पे रखा जाए? बताएं। एपिकल पल्सर, दिल की धड़कनें, सबसे शानदार, बिल्कुल फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। वेरी गुड पारुल जी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड मिड क्लेविकुलर लाइन, क्या बात है। चले अगला सवाल मेरा आप सभी से है कि बच्चे के अंदर, अगर किसी बच्चे के अंदर, इन्फेंट में या चिल्ड्रन के अंदर मुझे चेक करना है, इन्फेंट या चिल्ड्रन में चेक करना है, तब कहां रखूं स्टेथोस्कोप को? अडल्ट में तो तुमने बताया फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस सबसे परफेक्ट आंसर है। जल्दी से बच्चों में बताएं, इन्फेंट के अंदर कहां पे रखा जाए? क्या इन्फेंट में भी मैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ही रख दूं क्या? इन्फेंट में भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे रखना है क्या? नहीं रखना। इन्फेंट या चिल्ड्रन की बात करूं तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस याद रखें। और लाइन कौन सी रहेगी? मिड क्लेविकुलर लाइन रहेगी बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर। ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है तुम्हारे एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, एलन टेस्ट कहां पे किया जाता है? एलन टेस्ट कब किया जाता है? जल्दी से बताएं। सिक्स्थ नहीं बोलना, फोर्थ बोलना है, ठीक है, फोड़ दिए जाओगे। सिक्स्थ नहीं बोलना, बे नीचे नहीं जाना, दिल नीचे थोड़ी ना सरक के आएगा। बच्चों में दिल ऊपर मिलेगा, नीचे थोड़ी ना मिलेगा, बे डायफ्राम है नीचे। तो देख ले संध्या जायसवाल जी, फोर्थ की जगह सिक्स्थ आंसर बता रहे हैं ये सारे के सारे। क्या इनको फोड़ दें अपने मिलके? जल्दी से बताएं। ठाकुर पारुल जी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, एबीजी, बिल्कुल सही बोला। एबीजी में एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। एलन टेस्ट के अंदर हम दोनों आर्टरीज को चेक करते हैं, दोनों आर्टरीज को चेक करते हैं, ताकि हम यहाँ पे कोलेटरल सर्कुलेशन को चेक कर सकें, है ना। यहाँ पे कोलेटरल सर्कुलेशन को चेक किया जा सके कि अगर एक आर्टरी कहीं पे ब्लॉक है तो दूसरी आर्टरी एटलीस्ट काम कर रही होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन, कई बार तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया। एबीजी का सैंपल कितने देर में हमें पहुंचाना है लेबोरेटरी तक? गुड इवनिंग नेहा जी, कैसे हैं आप? जल्दी से बताएं। फटाफट बताएं, जल्दी से बताओ। अगला सवाल मेरा आप सभी से, ठीक है, जल्दी से बताएं। टेम्परेचर कितनी देर में हमें पहुंचाना है ना। एबीजी का सैंपल कितनी देर में पहुंचाऊं? रितिका राजपूत जी गुड इवनिंग, जल्दी से बताएं। एबीजी का सैंपल ले लिया सर हमने, पेशेंट के अटेंडर को पकड़ा दिया, जा फटाफट जांच करवा ला इसकी। तो याद रखे कोल्ड चेन तो मेंटेन करनी है, बट कितनी देर में वो सैंपल मशीन तक पहुंच जाना चाहिए? कोटा पहुंचते पहुंचते उसको बड़ी देर हो जाएगी अमित कुमार जी, तब तक तो याद रखें इतनी ब्लीडिंग हो जाएगी ब्लिस्टर में से कि पेशेंट हो सकता है ना, पेशेंट का काम भी खराब हो सकता है। याद रखें एज सुन एज पॉसिबल अगर ऑप्शन में है तो वही आंसर जाएगा, और अगर एज सुन एज पॉसिबल ऑप्शन में नहीं है तो याद रखें मैक्सिमम विद इन 10 मिनट्स पहुंचाना ही पहुंचाना है, हर हाल में पहुंचाना है विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाना चाहिए सैंपल, इससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए वरना समस्या गंभीर हो जाएगी बच्चों। याद रखें, याद रखना मलेरिया के अंदर हम लोगों को 3 स्टेजेस देखने को मिलती है ना। एक तो हम उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ राइगर, कोल्ड स्टेज बोलते हैं, जहां पे पेशेंट को ठंड लगती है, पेशेंट भयंकर कपकपाता है और यहाँ पे
साथ में ठंड के साथ साथ फीवर भी होता है पेशेंट को। दिस इज द कोल्ड स्टेज, फीवर भी आता है, शिवरिंग भी होती है। देन हॉट स्टेज होती है, हॉट स्टेज के अंदर पेशेंट बहुत ज्यादा प्यासा होता है और बहुत ज्यादा उसको शिवरिंग होती है, सॉरी शिवरिंग रुक जाती है बट बहुत ज्यादा प्यासा होता है पेशेंट, बहुत थ्रस्टी होता है, इसको हॉट स्टेज बोलते हैं, सबसे अनकंफर्टेबल स्टेज होती है। एंड लास्ट इज द स्वेटिंग स्टेज, स्वेटिंग में पसीना आता है, सबसे कंफर्टेबल स्टेज होती है, पेशेंट को मजा आ जाता है कि हाँ अब थोड़ा थोड़ा आराम लग रहा है, पसीना आ गया, मेरा बुखार उतर गया। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस, ये कई बार तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखें इस क्वेश्चन को। अगला सवाल है मेरा, अगर किसी पेशेंट का बीपी नाप रहे हो तुमने और पेशेंट की साइज से, पेशेंट की बाजू की साइज से, देखिए जरा बाजू की साइज से ज्यादा बड़ा कफ ले लिया तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, जल्दी से बताएं। अगर पेशेंट की आर्म की साइज से, बाजू की साइज से ज्यादा बड़ा कफ ले लिया तो यहाँ पे क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, जल्दी से बताएं बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर अगर यहाँ पे ब्लैडर का जो तुमने कफ लिया है वो ज्यादा बड़ा ले लिया, वाइड ले लिया, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलने वाला है, तुम्हें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलने वाला है, जल्दी से बताएं। याद रखें फॉल्स लो बीपी मिलने वाला है, बिल्कुल पारुल ठाकुर जी। हमेशा क्या याद रखना आपको, हमेशा क्या याद रखना आप सभी को, जो भी पूछा जाए बीपी के अंदर, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉल्स आप लोगों ने ज्यादा बड़ा कफ ले लिया तो हमेशा लो मिलेगा रिजल्ट, है ना, हमेशा फॉल्स लो बीपी मिलेगा। कभी भी आपसे पूछा जाए कि पेशेंट की साइज से छोटा बीपी कफ ले लिया है तो हमेशा रीडिंग हाई मिलेगी, हमेशा रीडिंग हाई मिलेगी। तो दोबारा से सुन ले, अगर आपने साइज से बड़ा कफ ले लिया तो हमेशा ब्लड प्रेशर कम मिलेगा, ठीक है, फॉल्स लो रीडिंग मिलती है। अगर आप लोगों ने साइज से छोटा कफ ले लिया, अगर आप लोगों ने साइज से छोटा कफ लिया है, छोटा बीपी कफ लिया अपने साइज से, तो याद रखें हमेशा फॉल्स हाई रीडिंग मिलेगी, हमेशा फॉल्स हाई रीडिंग मिलेगी। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन की डेफिनेशन, सॉरी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की डेफिनेशन कौन बताएगा, जल्दी से बताएं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है, जल्दी से बताएं, बताएं। सिस्टोलिक बीपी में कितना बीपी, कितना एमएम ऑफ एचजी कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर, जल्दी से बताओ। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जल्दी से बताएं। पेशेंट खड़ा था, है ना, 3 मिनट ऑफ स्टैंडिंग आफ्टर बीइंग सुपाइन फॉर 5 मिनट, पेशेंट लेट रखा था 5 मिनट तक और 5 मिनट बाद उसका लेटा हुआ था, पेशेंट आराम से सो रहा था, पसरा पड़ा था, पसरे हुए पेशेंट का मैंने ब्लड प्रेशर लिया, देन 5 मिनट बाद उसको खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद उसका फिर से बीपी लिया, है ना, फिर से बीपी लिया। तो याद रखें पसरे हुए पेशेंट का और खड़े हुए पेशेंट का बीपी के अंदर डिफरेंस आता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। मस्ट लिसन, दोबारा से सुने एक बार, मैं दोबारा बता रहा हूं आप लोगों को। पेशेंट पसरा हुआ था, 5 मिनट तक लेट रखा था, मैंने उसका बीपी लिया, देन मैंने उसको खड़ा कर दिया, खड़ा करने के बाद मैंने उसका दोबारा बीपी लिया। यहाँ पे इन दोनों ब्लड प्रेशर्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा। और याद रखें सिस्टोलिक बीपी के अंदर 20 mm ऑफ एचजी का डिफरेंस मिलेगा एंड डायस्टोलिक बीपी में 10 mm ऑफ एचजी का डिफरेंस मिलेगा, डायस्टोलिक के अंदर 10 mm ऑफ एचजी का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल। बीपी लेस सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 10, बिल्कुल नेहा जी परफेक्ट आंसर है, प्राउड ऑफ यू बच्चों, बहुत अच्छी तैयारी लग रही है देखने से, तुम सभी अच्छी सही लाइन पे जा रहे हो। नैना मेडिकोस जी बिल्कुल याद रखें, 20, 30 नहीं याद रखना, 30 ज्यादा हो जाएगा, 20 यहाँ पे कम मिलता है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है मेरा आप सभी के लिए मोस्ट कॉमन, आप लोग मुझे पोजीशन बताएं एनजी ट्यूब इंसर्शन की, एनजी ट्यूब इंसर्शन की मोस्ट कॉमन पोजीशन बताएं। मुझे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी है पेशेंट के, मैं पेशेंट को कैसे ट्यूब डालूंगा, फटाफट आंसर बताएं। एनजी ट्यूब डालने की मोस्ट कॉमन पोजीशन बताएं फटाफट, जल्दी से आंसर करते जाएं, जल्दी से आंसर करते जाएं। शिवानी जी जल्दी से बताएं, हाई फाउलर पोजीशन, क्या हाई फाउलर पोजीशन में दे दी जाए, क्या हाई फाउलर पोजीशन में ट्यूब डाल दी जाए, एनजी ट्यूब डाल दूं क्या हाई फाउलर पोजीशन के अंदर, बिल्कुल सर डाल दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। याद रखें जब भी आप लोग एनजी ट्यूब को इंसर्ट करोगे तो एनजी ट्यूब डालते टाइम एक पॉइंट ऐसा आता है, जैसे ही पेशेंट पहुंचता है, जैसे ही पेशेंट पहुंचता है थोड़ा सा आगे ट्यूब जैसे ही अंदर जाती है एक रेजिस्टेंस फील होता है, पेशेंट की ट्यूब जो है वो आगे जाके फील होती है रुक रही है, कहीं पे अटक रही है, कहीं पे पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन लग रहा है, कहीं पे पेशेंट की ट्यूब अटक रही है, हमेशा ऐसा फील होता है आगे जाके, ठीक है। वो एरिया होता है जहां पे पेशेंट की ट्यूब को रेजिस्टेंस फील होता है, उस पॉइंट पे आप लोगों को पेशेंट को क्या एडवाइस करना है, जैसे ही आपको ट्यूब में रेजिस्टेंस फील हो रहा है आपको क्या एडवाइस करना है, क्या आप ट्यूब को बाहर निकाल लेंगे, क्या आप जबरदस्ती ट्यूब को अंदर डालेंगे, क्या आप पेशेंट को पानी पिलाएंगे, अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग ऑप्शन डाल दिए जाते हैं तुम्हारे ना एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन मैंने बार बार देखा तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है, तो तुम बताओ मुझे क्या एडवाइस करोगे पेशेंट को, क्या एडवाइस किया जाएगा, पेशेंट को एडवाइस किया जाएगा कि भैया जैसे पानी पीता है उस तरीके से ट्यूब को पी जा, है ना, पानी पीने की कोशिश कर, पिलाना नहीं है उसको पानी, पिलाना नहीं है उसको पानी, उसको क्या बोलना है, उसको निगलने के लिए बोलना है, उसको स्वेलो करने की एडवाइस देनी है कि भैया पानी पी, फटाफट से पानी पीने की तरह कर, है ना, पानी पीने की तरह जैसे पानी पीता है उस तरीके से ट्यूब को पी जा,
ठीक है, उस टाइम पे पानी पिलाना ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है, उस टाइम पे पानी देना ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। बट आपको पेशेंट को कहना है जैसे पानी पीता है उस तरीके से ट्यूब को भी अंदर स्वेलो कर, तो वो एडवाइस वहां पे उस टाइम पे सबसे परफेक्ट रहती है। अगला सवाल है मेरा आप सभी से, नापेंगे कैसे, याद रखें, नोज टू ईयर लोब एंड ईयर लोब टू जिफिस्टर्नम, ईयर लोब टू जिफिस्टर्नम, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अगला सवाल है मेरा आप सभी से, जब पेशेंट को ट्यूब बाहर निकालते हैं, जब पेशेंट की ट्यूब बाहर निकालेंगे तब क्या एडवाइस करी जाती है, बताएं जल्दी से। जब पेशेंट की ट्यूब बाहर निकालते हैं एनजी ट्यूब, तो पेशेंट को बोलते हैं लंबी गहरी सांस ले और रोक ले, लंबी गहरी सांस ले एंड रोक ले, ठीक है। दिस इज द बेस्ट एडवाइस ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ एनजी ट्यूब। जब भी आप एनजी ट्यूब को बाहर निकालेंगे तो पेशेंट को यही एडवाइस करनी है कि एक लंबी गहरी सांस ले और रोक ले, ट्यूब बाहर निकल जाएगी। समझ आ गई बात। चलें बच्चों, यहाँ पे अगर रेजिडुअल वॉल्यूम पेशेंट को फीड कराते टाइम, पेशेंट को फीडिंग कराते टाइम रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होगा तो अगली फीड नहीं देनी है। मेरा सवाल है सिंपल सा आप सभी से, रेजिडुअल फीड करवा रहे हो आप पेशेंट को, तो पेशेंट का वॉल्यूम कितना आ जाए, है ना। पेशेंट को फीड कराने से पहले हम सभी क्या करते हैं, हम सभी पहले पेशेंट का एस्पिरेट करके देखते हैं, एस्पिरेट करते हैं कि कहीं पहले से प्री फीड तो नहीं पड़ी। याद रखें ठाकुर पारुल जी 100 ml बिल्कुल सही आंसर है, बट याद रखना 50 to 100 ml आंसर करेक्ट रहेगा। 50 to 100 ml एकदम एग्जैक्ट डाटा है, बट इससे भी बेहतरीन आंसर क्या होता है कि आपने जितनी फीड दी थी पेशेंट को, अगर उससे 50% से ज्यादा वापस बाहर आ गई है तो कभी भी दोबारा से फीड नहीं करवानी है पेशेंट को। दोबारा से सुने, अगर तुमने 50 ml फीड कराई है पेशेंट को, 25 ml बाहर आ गई है, 50% बाहर आ गई है ना, तो दोबारा कभी भी फीड नहीं करानी पेशेंट को। और जो पेशेंट की फीड बाहर आई है उसको क्या करूं मैं, डिस्कार्ड कर दूं क्या सर, अरे उसको बाहर फेंक दूं क्या निकाल के, नहीं, डिस्कार्ड नहीं करना उसको। बच्चे याद रखें, उसको दोबारा से अंदर डाल देना एनजी ट्यूब से, ठीक है। उस फीड को दोबारा से अंदर डालने, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ग्लव्स पहनने की जरूरत है फीड कराते टाइम, क्या एनजी फीडिंग के टाइम ग्लव्स पहनना जरूरी है क्या, जल्दी से बताएं। क्या एनजी ट्यूब फीडिंग कराते टाइम ग्लव्स पहनने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है बच्चों, कोई नीड नहीं है ग्लव्स पहनने की, ठीक है। आप बिना ग्लव्स पहने उसको करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बाईपैप एंड सीपैप। बाईपैप और सीपैप दोनों के दोनों नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ वेंटिलेशन है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात सारे के सारे, बाईपैप और सीपैप दोनों के दोनों नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ वेंटिलेशन है। मेरा तुम सभी से क्वेश्चन है कि सर बाईपैप को हम लोग किन पेशेंट्स के अंदर एडवाइस करते हैं, जल्दी से बताएं। बाईपैप कौन से पेशेंट्स के अंदर एडवाइस किया जाता है, फटाफट बताएं। आंचल जी, पल्लवी जी, तिष्का जी, हर बच्चा आंसर बताएं। नैना जी जल्दी से बताएं। बाईपैप आप लोगों ने हॉस्पिटल में ड्यूटीज करी है, एक मशीन से देखी होगी, इतना सा डब्बा होता है, एक डब्बा होता है जिसके अंदर ट्यूबिंग होती है, जो आप लगा देते हो पेशेंट के नोज से, और पेशेंट को मस्त पॉजिटिव प्रेशर मिलता रहता है। दिस इज द बाईपैप। सर बाईपैप जो बताएं हम लोगों को, बाईपैप जो है किन पेशेंट्स में, कौन सी डिजीज है रेस्पिरेटरी जब हम पेशेंट को बाईपैप एडवाइस करते हैं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। कौन से टाइप के रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर बाईपैप दिया जाता है पेशेंट को, फटाफट बताओ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल और बहुत बार पूछा गया। रेस्पिरेटरी फेलियर में देंगे, कौन से टाइप के रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर देते हैं, जल्दी से बताएं। भारती जी बताएंगे, लेट आए हैं तो आंसर तो करना पड़ेगा। क्रिटिकल पेशेंट जिसके अंदर एनडीआर आर्टिफिशियल एयर देते हैं, बिल्कुल देते हैं, बट किस में देते हैं, निमोनिया, बिल्कुल। हर्षी जी बिल्कुल सही आंसर, एक तो आ गया है निमोनिया विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पूरा बताएं मुझे, निमोनिया विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सिर्फ निमोनिया में हम सीपैप देते हैं, सिर्फ निमोनिया में सीपैप दिया जाता है। गुड इवनिंग भारती जी। बट अगर निमोनिया के साथ पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो बाईपैप दिया जाएगा, ठीक है। याद रखें, एसिडोसिस की सारी कंडीशंस में बाईपैप एडवाइस किया जाता है, एसिडोसिस की सारी कंडीशंस में बाईपैप एडवाइस किया जाता है। याद रखें, एसिडोसिस हमेशा, मेरे एक कंसेप्ट बताता हूं, कंसेप्ट से याद रख लेना आज के बाद, है ना। कंसेप्ट बताता हूं मैं तुम्हें, हमेशा बाईपैप, बी से बाई का मतलब होता है 2, बी फॉर बाई का मतलब होता है 2, तो हमेशा टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर हम क्या देते हैं, बाईपैप देते हैं। ध्यान से सुन ले, बाई का मतलब 2 एंड टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में हमेशा बाईपैप दिया जाता है। और क्योंकि ये टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है तो यहां पे CO2 भी आएगा, यहां पे CO2 भी आएगा। तो तीनों बातें याद रखें। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में हाइपर कैप्निया होता है, हाइपर कैप्निया, CO2 का लेवल बढ़ता है। और मैंने शायद तुम सभी को पढ़ा रखी है बात, CO2 का लेवल बढ़ेगा तो पीएच कम होती है। CO2 और पीएच का उल्टा होता है ना, नाजायज संबंध होता है, आपस में बनती नहीं है CO2 और पीएच की। ध्यान से सुने, नियोनेट के अंदर कैसे
अभी बताते हैं, 2 मिनट रुक जाएं। नियोनेट के अंदर हम दिन भर एनजी ट्यूब भी डालते हैं, अभी बताएंगे आपको। दोबारा से सुने मेरी बात, यहाँ पे CO2 और पीएच की आपस में बनती नहीं है, कोई खास नहीं बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका CO2 का लेवल बढ़ेगा बॉडी में, पीएच कम होती है, मतलब एसिडोसिस देखने को मिलेगा। समझ आया? तो बाईपैप ऑलवेज कंसीडर इन, बाईपैप हमेशा किसमें लगाया जाएगा? टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो याद रखें यहाँ पे सीओपीडी के पेशेंट में, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में, यहाँ पे निमोनिया विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यहाँ पे ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इन सभी कंडीशंस के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं? बाईपैप। बच्चों सीपैप की बात करूं तो याद रखें, सीपैप हम यहाँ पे टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर लगाते हैं। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में याद रखना हाइपोक्सिया होता है पेशेंट को। क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीपैप को हम यूज करते हैं निमोनिया के अंदर, सीपैप को हम यूज करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ मैंने पढ़ाया, मुझे पता है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को पता होना चाहिए, इस पे गलती ना करके आए। अगला सवाल है मेरा कि सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कौन सा डिवाइस डिलीवर करता है? जल्दी से बताएं, सौम्या जी आंसर बताएं। मैक्सिमम ऑक्सीजन कौन सा डिवाइस है ऑक्सीजन डिलीवर करेगा? मैक्सिमम ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन कौन डिलीवर करता है? जल्दी से बताएं, मैक्सिमम ऑक्सीजन कौन डिलीवर करेगा? यहाँ पे 2 टाइप के डिवाइसेस होते हैं हमारे पास, एक होता है वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइस और एक होता है फिक्स परफॉर्मेंस डिवाइस। वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइस का मतलब जहां पे हम ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम होती है, जो लीटर होता है ऑक्सीजन का, वो हम फिक्स कर सकते हैं, और फिक्स नहीं कर सकते है ना, चेंज कर सकते हैं। इसको हम वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइस बोलते हैं। और जो फिक्स परफॉर्मेंस डिवाइस होते हैं वो फिक्स रेट से डिलीवर करते हैं ऑक्सीजन को, फिक्स FiO2 फिक्स होता है उनका, ठीक है। बिल्कुल NRBM बोलते हैं, नॉन रीब्रीथर मास्क बोलते हैं, जो मैक्सिमम ऑक्सीजन डिलीवर करता है। बस मुझे तुम्हें यही बताना था। याद रखें नेजल कैनुला, जल्दी से बताएं नेजल कैनुला कितना लीटर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करेगा? जल्दी से बताओ, नेजल कैनुला कितने लीटर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है? नेजल कैनुला जल्दी से बता दो। निशा जी जल्दी से बताएं, नेजल कैनुला। चले उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर पेशेंट आया है सीवियर ब्लीडिंग के साथ, उसको बहुत सारा आईवी फ्लूइड लगाना है हमें, यहाँ पे कौन सा कैनुला लगाऊं पेशेंट के? बिल्कुल 1 to 6 करता है नेहा जी, परफेक्ट आंसर है ना, 1 to 6 करेगा। अगला सवाल मेरा, जल्दी से बताएं। अगला सवाल मेरा आप सभी बच्चों से, क्वेश्चन है मेरा आप सभी के लिए कि सर यहाँ पे पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आया है, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ अगर पेशेंट आया है तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे बेहतरीन कैनुला कौन सा रहेगा? सबसे बेहतरीन कैनुला नेहा जी ने बताया 18 गोज का रहेगा, ठीक है। बाकी के बच्चे बताएं। हर्षी जी कह रहे हैं सर यहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ पेशेंट आया है, ब्लड लॉस हो गया बहुत ज्यादा, मुझे बहुत सारा फ्लूइड चढ़ाना है पेशेंट को, फ्लूइड चढ़ाने के लिए सबसे अच्छा कैनुला कौन सा रहेगा? सर 18 गोज आंसर आ रहा है, एंड 18 गोज इज द रॉन्ग आंसर। ट्रोमा के अंदर हमेशा हम 16 या फिर 14 गोज का कैनुला यूज करते हैं। ट्रोमा के अंदर हम लोग ग्रे या फिर ऑरेंज कैनुला यूज करते हैं। बच्चों याद रखना, वेरी वेरी कंचू जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक है। 18 गोज का कैनुला हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज किया जाता है ना, 18 गोज का कैनुला हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज किया जाता है। बट तुम्हारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा कैनुला यूज करेंगे, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो याद रखें मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए 16 गोज का कैनुला यूज करते हैं। 2 क्वेश्चन है सिंपल से, एक तो है सिंपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कितने गोज का कैनुला यूज किया जाएगा, तो याद रखना सिंपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कितने गोज का कैनुला यूज किया जाएगा? 18 गोज का। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए 16 गोज का कैनुला यूज किया जाएगा। और अगर किसी पेशेंट का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और उसको हमें हाथों हाथ बहुत सारा फ्लूइड चढ़ाना है, बहुत सारा फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, तो याद रखें सबसे बड़े साइज का जो कैनुला ऑप्शन में दिया है वही टिक करके आना है, सबसे बड़े साइज का। ओके नित्या गुप्ता जी, समझ आ गई बात? चलें अगला क्वेश्चन है मेरा, सीपीआर का सीक्वेंस बताओ। सीपीआर में हमेशा सबसे पहले अडल्ट के अंदर सर्कुलेशन मेंटेन करना है, देन एयरवे, देन ब्रीथिंग। CAB, C, A और B, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग, ठीक है। सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग याद रखें। एब्डोमिनल जब हम असेसमेंट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं एब्डोमेन का, तो सबसे पहले इंस्पेक्शन किया जाता है, सबसे पहले इंस्पेक्शन किया जाता है, देन अस्कल्टेशन, देन परक्यूशन एंड देन लास्ट में पैल्पेशन। दोबारा से सुने, सबसे पहले इंस्पेक्शन, देन अस्कल्टेशन, देन परक्यूशन एंड लास्ट में पाल्पेशन। क्या बात समझ आई यहाँ पे? अरे चमक्की के नहीं चमकी, इतनी सारी बातें चमक गई। चले अगला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी कैनुला। आईवी कैनुलेशन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बताएं। इंस, असू, पर, पाल, अच्छा इंस्पिरेशन, ठीक है समझ गए। अगला क्वेश्चन सिंपल एंड सोबर क्वेश्चन मेरा आप सभी के लिए, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन
मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी कैनुलेशन, जल्दी से नैना जी बताएं। नैना जी तैयारी जोरदार है, क्या बात है, प्राउड ऑफ यू बच्चों। फ्लेबाइटिस, बिल्कुल फ्लेबाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी कैनुलाइजेशन। याद रखें, अगला क्वेश्चन है मेरा कि सर फ्लेबाइटिस को हमें, अगर फ्लेबाइटिस का हमें असेसमेंट करना है तो कौन सा स्कोर यूज किया जाएगा? फ्लेबाइटिस के असेसमेंट के लिए कौन सा स्कोर यूज किया जाएगा? जल्दी से बताएं। कुलदीप सिंह जी थैंक यू सो मच, जल्दी से बताएं फ्लेबाइटिस के लिए कौन सा स्कोर यूज किया जाता है? जल्दी से बताओ फ्लेबाइटिस के लिए कौन सा स्कोर यूज किया जाता है? नियोनेट में सर सेम होगा ना, सीएबी या एबीसी? नियोनेट में सीएबी नहीं होता बच्चे, याद रखें। नियोनेट के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या मेंटेन करते हैं? सबसे पहले नियोनेट के अंदर हमको मेंटेन करना है रेस्पिरेशन, है ना। सबसे पहले वैसे टीएबीसी होता है, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, बट अगर इमरजेंसी की बात करें तो टेम्परेचर छोड़ो एक बार, सबसे पहले एयरवे मेंटेन करें। एबीसी होता है नियोनेट के अंदर, ठीक है। टीएबीसी अगर टेम्परेचर ऑप्शन में नहीं है तो सबसे पहला आंसर एयरवे जाएगा, बट अगर एग्जामिनर ने टेम्परेचर भी दे दिया है तो सबसे पहले टेम्परेचर को मेंटेन करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन बताएं मुझे फटाफट से, जो मैंने पूछा तुम लोगों से। मेरा सवाल सुन लिया था क्या तुमने? फ्लेबाइटिस को असेस करने के लिए कौन सा स्कोर यूज किया जाता है? अरे रिस्क असेसमेंट बता दें फ्लेबाइटिस के लिए। चलें वीडियो रिक्वेस्ट वालों, आज क्या सभी वीडियो कॉल करेंगे क्या? कल पेपर है सर, कल पेपर है सर। ऐसा डर लग रहा है जैसा कभी लगा ही नहीं, है ना। नो आइडिया, अरे नेहा जी ऐसे कैसे नो आइडिया? वीआईपी स्कोर, अरे भूल गए क्या? वीआईपी स्कोर कितनी बार बताया? लीजेंड जी हेलो, कैसे हैं आप? वीआईपी स्कोर के बारे में पढ़ाया हुआ है मैंने तुमको, ठीक है। वीआईपी स्कोर सबसे इंपॉर्टेंट, जय श्री कृष्णा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हम फ्लेबाइटिस के लिए चेक करते हैं। जो हम किसके लिए चेक करते हैं? फ्लेबाइटिस के लिए चेक किया जाता है। वीआईपी स्कोर क्या पढ़ा या नहीं पढ़ा तुमने? अरे वीआईपी स्कोर किसी भी बच्चे ने नहीं पढ़ा क्या? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताओ, किसी भी बच्चे ने वीआईपी स्कोर नहीं पढ़ा क्या? विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर बोला जाता है, विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर बोला जाता है। क्रैश कोर्स में पढ़ाया था मैंने, अगर नहीं पता तो फोड़ दिए जाओगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलें अगला कॉम्प्लिकेशन बताएं कैनुलेशन का, आईवी कैनुलेशन का। अगला क्वेश्चन है मेरा, बताएं ऐसा कॉम्प्लिकेशन जिसके अंदर स्किन कोल्ड होती है, जिसके अंदर स्किन कोल्ड हो जाती है। जल्दी से बताएं, जिसके अंदर सराउंडिंग टिश्यूज कोल्ड हो जाएंगे, कोल्ड हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। जल्दी से बताएं। कूल स्किन होती है, कूल स्किन, ब्लांचिंग होती है, याद रखें, स्वेलिंग होती है, टाइटनेस हो जाता है, डिस्कंफर्ट होता है। ऐसे कॉम्प्लिकेशन का नाम बताएं। इनफिल्ट्रेशन, बिल्कुल परफेक्ट नेहा जी, बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड बच्चों, याद रखें इनफिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीआईपी स्कोर याद रखें, वीआईपी को प्लीज गलत ना करके आए। वीआईपी स्कोर आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलें, अगर किसी पेशेंट को मैंने एडवाइस किया है कि किसी पेशेंट को दवाई देनी है, एचएस लिख दिया मैंने लास्ट में, दवाई के बाद में मैंने लास्ट में लिख दिया एचएस, तो बताएं वो दवाई कब दी जाएगी? अगर मैंने लास्ट में दवाई के बाद प्रिस्क्रिप्शन में मैंने एचएस लिख दिया, एच और एस, तो एचएस का मतलब क्या है? किस टाइम देनी है वो दवाई, किस टाइम देनी है वो दवाई? सर ऑटोकरेक्ट से गलत हो गया, कोई बात नहीं अरुण जी, घर की बात है, गलत कर सकते हैं यहाँ पे, ना। नाइट में देनी है, बिल्कुल सर, नाइट में देनी है, सोते टाइम देनी है एचएस। क्या मैं यहाँ पे सोते टाइम लैसिक्स लगा दूं क्या पेशेंट को? क्या रात को सोते टाइम पेशेंट को लैसिक्स लगा दूं क्या? पेशेंट बहुत ही भद्दी गाली काटेगा पूरी रात, जितनी बार उठ के उसको जाना पड़ेगा उतनी बार उसके मुंह से आपके लिए गाली निकलेगी। याद रखें, लैसिक्स इंजेक्शन कभी भी रात को नहीं लगाना है, ठीक है, कभी भी रात को नहीं लगाना है। लैसिक्स को कभी भी रात में नहीं लगाना है। लैसिक्स को आप लोग मॉर्निंग टाइम में देंगे हमेशा, ठीक है। लैसिक्स को हमेशा मॉर्निंग टाइम में देंगे, ठीक है, याद रखें, लैसिक्स कभी भी रात को नहीं लगाना है। अगला सवाल है मेरा तुम सभी बच्चों से, जल्दी से बताइए, अगर मैंने किसी पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन में ए और सी लिख दिया, ए सी लिख दिया, ए सी का मतलब क्या है? प्रिस्क्रिप्शन के आगे मैंने ए सी लिख दिया, ए एंड सी, ए और सी लिख दिया, जल्दी से बताएं इसका मतलब क्या है? ए और सी लिख दिया प्रिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से इसका आंसर बता दो। ए और सी लिख दिया तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से, ए और सी का आंसर क्या होता है? ए और सी, जल्दी से बताएं फटाफट। अरे जल्दी से बताओ, जल्दी से, ए और सी का मतलब बता दो फटाफट। बिफोर मील, परफेक्ट आंसर दिया, बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों, बिफोर मील। अगला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे, प्रैंकलैंड फॉर्मूला होता है बर्न के लिए, बर्न के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है प्रैंकलैंड फॉर्मूला, बताएं वो कौन से डिग्री बर्न में काम आता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री बर्न, कौन से बर्न में काम आता है? जल्दी से बताएं,
हर एक बच्चा आंसर करे कौन से बर्न में काम आएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। जल्दी से बताओ 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री कौन से बर्न में काम आता है। यहाँ पे फ्रैंकलैंड फॉर्मूला जो बर्न के लिए हम यूज करते हैं, जो फॉर्मूला होता है वो कौन से डिग्री ऑफ बर्न में काम आता है। क्या बात है, सारे के सारे बहुत बढ़िया, 1 डिग्री बर्न के अंदर काम आता है ना। क्या बात है, मजे ही आ गए, दिल खुश कर दिया, गार्डन गार्डन हो गया दिल। ऐसे स्वाद तो हमें कभी नहीं आए, ऐसे फोड़ेंगे पकड़ के तुम सभी को। 1 डिग्री बर्न के अंदर फ्लूइड की जरूरत होती है पेशेंट को, कभी नहीं होती। क्या 1 डिग्री बर्न में फ्लूइड की जरूरत होती है पेशेंट को? कहां से फ्लूइड की जरूरत होती है? 1 डिग्री बर्न तो माइनर सा बर्न होता है, पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाता है। हैं फूलझड़ी जला देंगे, बता रहे हैं हम। अमित कुमार जी देखो हंस रहे हैं तुम्हारे चक्कर में, हैं कि गुरुजी सारे बच्चे 1 डिग्री बर्न बोल रहे हैं। याद रखें यहाँ पे 2nd एंड 3rd डिग्री बर्न के अंदर प्लैंकलैंड फॉर्मूला यूज होता है। 1 डिग्री बर्न में काहे की फ्लूइड की जरूरत होती है? छोटा मोटा क्या जिंदगी में तुम्हें क्या कभी जले नहीं हो क्या? हर बंदा कभी ना कभी जिंदगी में जला होगा, गलती ना गलती से कुछ ना कुछ ताता ताता लगा होगा। और क्या ताता लगने के बाद कोई बच्चा तुम में से था क्या कोई ऐसा जो अस्पताल जाके चढ़ा के आया था बहुत सारा फ्लूइड? कोई ड्रिप लगवा के आया था क्या जलने के बाद थोड़ा सा? अरे साइलेंसर सभी के चिपका होगा कभी ना कभी पैर पे, क्या उसके बाद अस्पताल जाके फ्लूइड लगवा के आए थे क्या? 1 डिग्री बर्न के अंदर फोड़ दिए जाएंगे गाल पे, ऐसा लगेगा खींच खींच के तुम्हारे। ऐसी गलतियां हैं 2nd एंड 3rd डिग्री बर्न में यूज किया जाता है हमेशा। फ्रैंकलैंड फॉर्मूला 1 डिग्री बर्न में यूज नहीं होता कभी भी, ठीक है। नेहा जी तुमने भी 1 ही बोला था, पापा की परियों। चले अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेरा आप सभी के लिए, जल्दी से बताएं कि सर यहाँ पे अगर मैं पूछूं तुमसे अनइंटेंशनल टोट के एग्जाम्पल बताएं। अनइंटेंशनल टोट में कौन कौन से टोट्स आते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएं। अनइंटेंशनल टोट के अंदर कौन कौन से टोट आते हैं? चलो मैं बता देता हूं, माल प्रैक्टिस एंड नेग्लिजेंस दोनों के दोनों अनइंटेंशनल टोट के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, इंटेंशनल टोट के अंदर सर कौन कौन सी चीजें आती है? याद रखना इंटेंशनल टोट के अंदर फॉल्स इंप्रिजमेंट आता है, असोल्ट आता है, बैटरी आता है, कॉन्फिडेंशियलिटी आता है, डिफेमेशन आता है ना। डिफेमेशन आता है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, या फिर डिफेमेशन, बैटरी, असोल्ट, फॉल्स इंप्रिजमेंट, ये सारी चीजें इंटेंशनल टोट के एग्जाम्पल है। याद रखें, कोई भी बच्चा प्लीज गलत ना करके आए। अगला क्वेश्चन मेरा, सेंट्रल लाइन की ड्रेसिंग कितने दिनों में चेंज करनी है? सेंट्रल लाइन की ड्रेसिंग कितने दिनों में चेंज करनी है? कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से बताएं। सेंट्रल लाइन की ड्रेसिंग कितने दिन में चेंज कर दूं सर मैं? किसी पेशेंट के सेंट्रल लाइन लगाइए, उसके ड्रेसिंग लगाइए, तो सेंट्रल लाइन की ड्रेसिंग वास्तव में कितने दिन में चेंज करी जानी चाहिए सर? क्या लगता है आप लोगों को? जल्दी से बताएं बच्चे, जल्दी से, हर एक बच्चा प्लीज आंसर करे। सेंट्रल लाइन की ड्रेसिंग कितने दिनों में चेंज करनी चाहिए? 7 दिनों में चेंज करनी चाहिए। परफेक्ट आंसर, प्राउड ऑफ यू, सारे के सारे सही बोल रहे हैं कि सर 7 डेज के अंदर सेंट्रल लाइन की टैगा डाउन ड्रेसिंग को हमें चेंज करना होता है। ये आइडियल गाइडलाइंस है, ये केयर बंडल्स के अंदर आता है WHO के, ठीक है। 7 दिन के अंदर करी जानी चाहिए। या फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सर अगर गोज ड्रेसिंग करिए, अगर पेशेंट की टैगा डाउन ड्रेसिंग नहीं करी, गोज ड्रेसिंग करिए, तो गोज ड्रेसिंग को कितने दिनों में चेंज करना है? जल्दी से बताएं, गोज ड्रेसिंग को कितने दिनों में चेंज किया जाना चाहिए? गोज ड्रेसिंग को दूसरे दिन चेंज करना होता है ना, 48 से 72 घंटे में गोज ड्रेसिंग को चेंज करना होता है। अगला क्वेश्चन है मेरा आप सभी से कि सर यहाँ तो या तो यहाँ पे 2 या 48 से 72 घंटे में गोज ड्रेसिंग को चेंज कर दो, या फिर जब वो सोइल्ड हो जाए, जब वो गंदी दिखने लग जाए तब उसको चेंज कर दो, ठीक है। अगर गंदी हो रही है तो डेली भी चेंज किया जा सकता है, अदरवाइज टैगा डाउन ड्रेसिंग है तो 7 दिनों में चेंज करते हैं, ठीक है। चलें, ये क्वेश्चन समझ आ गया आप सभी को, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है मेरा कि सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया की, वैप की बात करता हूं, तो वैप के केयर बंडल्स लिखें फटाफट। वैप के अंदर कौन कौन से केयर बंडल्स आते हैं, जल्दी से देखते हैं कौन सा बच्चा यहाँ पे लिखेगा वैप के केयर बंडल्स। जल्दी से मुझे केयर बंडल्स बता दो वैप के। अगर किसी भी बच्चे ने गलती करी तो फोड़ दिया जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया तुम्हें वैप के केयर बंडल्स। कोई भी बच्चा वैप के केयर बंडल्स में गलती नहीं करेगा, प्लीज याद रखें। जल्दी से वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया, वैप के केयर बंडल्स लिखें। जल्दी से यहाँ पे टाइप करना शुरू करें, वैप के केयर बंडल्स, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया। तुम्हारे एग्जाम में नोट सेट में पूछा गया सवाल है, 2 या 3 बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वैप का केयर बंडल नहीं है। वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया का केयर बंडल नहीं है, इनमें से कौन सा? कई बार तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है। कैटी, कैटी, बिल्कुल, क्या बात है। कैटी बोले तो सबसे पहला सी से क्या होगा, जल्दी से बताएं। हेड एलिवेटेड करना है 30 से 45 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही बात है। हेड एलिवेट करना है 30 to 45 केयर बंडल हो गया पहला।
अगला बताएं, सेकंड केयर बंडल बताएं। पहला केयर बंडल याद रखें, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया। केयर बंडल्स वो होते हैं जो हम पेशेंट को हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। हम कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिससे पेशेंट में हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होने से पेशेंट को बचाया जा सके। दीज आर द केयर बंडल्स जो हम यूज करते हैं WHO के अकॉर्डिंग। अगर वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया की बात करूं, अगर इससे प्रिवेंट करना है बच्चे को, तो हम हमेशा यहाँ पे हेड एलिवेट करेंगे पेशेंट का। दूसरा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रोफाइलैक्सिस लेंगे, DVT प्रोफाइलैक्सिस लेते हैं। बिल्कुल सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा हैंड हाइजीन। फोर्थ है माउथ वॉश क्लोरहेक्सिडिन से। बिल्कुल सही बात है विराट जी, है ना। डेली सिडेशन वैकेशन, बस यही सुनने वाला था मैं। बिल्कुल मयूर जी, परफेक्ट आंसर है। दिस इज द डेली सिडेशन वैकेशन और रेडीनेस टू वीन असेसमेंट। हमें पेशेंट को सिडेशन वैकेशन चेक करना है, हमें टेपरिंग करनी है पेशेंट की डोज, जो भी सिडेशन चल रहा है ना। निमोनिया पेशेंट वेंटिलेटर पे तो सिडेशन चलेगा नो डाउट उस पेशेंट के, और सिडेशन को डेली कम करते जाना है हम लोगों को। हमें चेक करना है, असेस करना है पेशेंट को कि पेशेंट का सिडेशन की पेशेंट को नीड भी है या नहीं है। अदरवाइज पेशेंट डिपेंडेंट हो जाएगा सिडेशन पे। तो कितने केयर बंडल बताए, देखें जरा। हैंड हाइजीन, पहला हैंड हाइजीन। दूसरा ओरल हाइजीन, मुंह साफ करना है। तीसरा हेड एंड को एलिवेट करना है। तीसरा, फोर्थ मैंने बताया डेली सिडेशन अवेकनिंग करनी है पेशेंट को। लास्ट के अंदर मैंने DVT प्रोफाइलैक्सिस बताया। दिस इज द 5 केयर बंडल्स जो हम वेब के अंदर यूज करते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है मेरा, जितने भी हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है उनमें से मोस्ट कॉमन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कौन सा है? जल्दी से बताएं सारे लड्डू और पेड़े, जल्दी जल्दी आंसर करें फटाफट, जल्दी से आंसर करें फटाफट कि सर मोस्ट कॉमन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कौन सा है। बिल्कुल परफेक्ट था पारुल जी, बिल्कुल सही बोला। वेब जरूर याद करके जाए, वेब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेब के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इज द UTI, कोटी है ना, इज द कोटी है ना। कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा होता है? कोटी, CAUTI, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन है मेरा कि सर यहाँ पे मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताओ फटाफट, कौन सा मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है यहाँ पे, जल्दी से बताएं। SSI नहीं होता अरुण जी, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन नहीं होता, यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है ना। कैथेटर के कारण UTI सबसे कॉमन होता है, क्योंकि हर पोस्ट ऑप पेशेंट में UTI हमें कैथेटर डालना होता है और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म वहीं पे पेशेंट को हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होता है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज E. coli, बिल्कुल E. coli याद रखना है पल्लवी जी, E. coli मोस्ट कॉमन। अगर कोटी की बात करें, कोटी के अंदर मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है E. coli। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बच्चों, याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें केयर बंडल यूज करना पड़ता है, हैंड हाइजीनिंग यूज करनी है, कैथेटर केयर देना है, क्लोज कैथेटर यूज करना है, क्लोज सिस्टम यूज करना है हम लोगों को पेशेंट के अंदर, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। E. coli मोस्ट कॉमन होता है, यहाँ पे कभी भी गलती ना करके आए प्लीज। चले अगला क्वेश्चन है मेरा, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन की डेफिनेशन बताएं। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन की डेफिनेशन कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से बताएं कि सर यहाँ पे हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन की जो डेफिनेशन होती है कि अगर पेशेंट के अंदर 48 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन करने के, हॉस्पिटल में एडमिशन करने के 48 आवर्स के अंदर अंदर अगर पेशेंट को हम लोगों ने इन्फेक्शन दे दिया तो वो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होता है ना। मधु जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अगला क्वेश्चन है मेरा कि सर अगर डिस्चार्ज होने के 3 दिन बाद पेशेंट आया है, मुझे तो ये समस्या हो गई है, मुझे ये इन्फेक्शन हो गया, तो वो भी कौन सा होता है? वो भी हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होता है। और अगर ऑपरेशन के 30 दिन के बाद पेशेंट तुम्हारे पास आ गया है चिल्लाता हुआ, अरे मैया मर गया, तो भी ये हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होता है। तीनों डेफिनेशन याद रखें, विद इन 48 आवर, 3 डेज आफ्टर डिस्चार्ज एंड 30 डेज आफ्टर ऑपरेशन, अप टू 30 डेज आफ्टर ऑपरेशन। गुड इवनिंग साहब जी, कुंदल साहब जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? चले यहां तक की बातें समझ आई? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी से बताएं। अगला क्वेश्चन मेरा आप सभी के लिए, ब्लड बैग को कौन से डस्टबिन, कौन से बायोमेडिकल वेस्ट के कलर कोड में डाला जाएगा? ब्लड बैग को जल्दी से बताएं, ब्लड बैग को कौन से डब्बे में डालूं? ब्लड बैग को कौन से डब्बे में डाला जाए, जल्दी से बताएं। कुंदल साहब जी पूछ रहे हैं सर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कब होता है, जल्दी से बताएं। मयूर जी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कब होता है? मैंने आप सभी को अच्छे से पढ़ाया था, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट नोट सेट 5 वालों। बिल्कुल ब्लड बैग को येलो में डाला जाता है ना, येलो में डालते हैं सर, हम सभी को पता है ब्लड बैग को येलो में डाला जाता है। अगला सवाल है मेरा कि सर अगर ब्लड बैग को येलो में डाला जाता है तो ब्लड सेट BT सेट को किस में डाला जाएगा? BT सेट बताएं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट को किस में डाला जाएगा, जल्दी से बताएं। सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेस्ट सेट को किस में डालूं?
बीटी सेट को किस में डालूं, जल्दी से बताएं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट जो होता है ब्लड बैग के साथ जो अलग से आता है बीटी सेट आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट आता है सर, उसको किस में डाला जाए? क्या लाल में डाल देते हैं सर उसको, या पीले में ही डालें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। देखा कुंदल साहब जी कह रहे सर लाल में डालें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट को तो लाल में ही डालना चाहिए ना सर, उसको पीले में डाल के क्या हो जाएगा, है ना सर? वो तो अलग से लाल होता है। देखो बराड़ जी ने इतने सारे लाल दिल भेजे और ऐसा फोड़ के मारेंगे तुम्हें, ऐसा फेंक के मारेंगे, खोपड़ा खुल जाएगा तुम सभी का। याद रखें यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट और यहाँ पे ब्लड बैग दोनों येलो में जाते हैं, दोनों येलो में जाते हैं। याद रखें, गलती ना करके आए बच्चों ऐसी। यहाँ पे बीटी सेट और यहाँ पे ब्लड बैग दोनों येलो बिन में जाएंगे, दोनों येलो बायोमेडिकल वेस्ट में जाते हैं, रेड में नहीं जाते। रेड मत करके आना, गलत हो जाएगा आंसर। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है लड्डू और पेड़ो, प्लीज याद रखें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को गलत ना करें। अगर तुम्हें पता है ब्लड बैग येलो में जाता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट रेड में क्यों जाएगा? क्या उसमें ब्लड नहीं है? उसमें भी तो ब्लड है बच्चों, वो भी रेड के येलो के अंदर जाता है, रेड में कभी मत करके आना, गलती हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है मेरा शू कवर। अगला क्वेश्चन है मेरा शू कवर को किस में डालूं? शू कवर जो होता है, शू कवर को कौन से डब्बे में डालना है बताएं जरा। नीला, पीला, हरा, लाल, कौन से डब्बे में डाला जाए? शू कवर किस में डालें? फटाफट बताएं, जल्दी से आंसर करें। शू कवर को किस में डाला जाए, जल्दी से बताओ। बिल्कुल प्लेसेंटा को भी उसी में डालते हैं ना, प्लेसेंटा को भी येलो में डालते हैं। शू कवर बताएं, शू कवर किस में डालना है? शू कवर को कुछ कह रहे हैं सर व्हाइट में डाल दें, कुछ कह रहे हैं ब्लैक में डाल दें, है ना। और ब्राड जी कह रहे हैं शू कवर को येलो में डाल दो सर, शू कवर को येलो में डाल दो सर, क्या ही करोगे, है ना। गुड इवनिंग अंजना जी, कैसे हैं आप? ब्लैक में डाल दें। अरुण जी कह रहे हैं शू कवर है सर, शू कवर का तो क्या ही करना है, ब्लैक में डाल दें। बच्चे याद रखें आज के बाद अपने जीवन के अंदर, है ना, अपने जीवन में अस्पताल में ड्यूटी कर रहे हो, कहीं भी ड्यूटी कर रहे हो, आज के बाद ये दो कंसेप्ट मत भूलें कि सिर्फ दो ही प्लास्टिक ऐसे हैं जो पीले में जाते हैं, दो ही प्लास्टिक ऐसे हैं जो पीले बैग में जाते हैं। ठीक है, दो प्लास्टिक बैग ऐसे होते हैं जो पीले के अंदर जाते हैं। वो दोनों प्लास्टिक बैग कौन कौन से होते हैं बच्चों? वो प्लास्टिक दोनों कौन से होते हैं? एक तो ब्लड बैग होता है और बीटी सेट होता है। एक ब्लड बैग होता है और एक बीटी सेट होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा शू कवर होता है जो पीले के अंदर जाता है। दूसरा क्या होता है? शू कवर जो किस में जाता है? येलो के अंदर जाता है। तो आज के बाद प्लीज ये दोनों बातें याद रखें, इसको गलत ना करके आए। मैंने ये बताया भी था तुम्हें, शू कवर हमेशा येलो बिन के अंदर जाता है, प्लीज ऐसी गलती ना करके आए। चलें, कोई बताएं जल्दी से। नर्सिंग ऑफिसर ने कीमोथेरेपी लगाई है, नर्सिंग ऑफिसर ने कीमोथेरेपी लगाई है किसी पेशेंट की, और अगर किसी पेशेंट की कीमोथेरेपी लगी है तो जल्दी से बताएं कौन से डब्बे के अंदर डलेगा कीमोथेरेपी का सामान, जल्दी से बताओ। चले, समझ आ गया। अरे आज के बाद गलत तो नहीं करके आओगे? येलो को क्या शू कवर येलो में डाल के आओगे? काले पीले में तो नहीं डालोगे शू कवर? क्या मेरी बात समझ आ गई सभी को? चलें, एक बच्चा बहुत देर से परेशान हो रहा है कि सर आप हमें सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के बारे में प्लीज बता दें, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के बारे में प्लीज बता दें सर, है ना। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के बारे में आप नहीं बता रहे हो सर, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या होता है जल्दी से बताएं। चले, तो तुम्हें सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के बारे में बता देते हैं बच्चों। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के बारे में कंफ्यूज ना हो, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या होता है सबसे पहले, उससे पहले मुझे कौन सा बच्चा बताएगा 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन? 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन जल्दी से बताएं, फटाफट बताओ कौन सा बच्चा मुझे बताएगा 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। उसके बाद मैं तुम्हें एसएसआई के बारे में बता दूंगा। पहले मुझे बताएं 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, जल्दी से आंसर बताएं। 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, बिल्कुल गलती नहीं करनी, बिल्कुल गलती नहीं करनी।
चलें जल्दी से आंसर करते जाएं, धड़ाधड़ आंसर आने चाहिए। बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिल्कुल अगला क्वेश्चन बताएं। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करके आए। कीमोथेरेपी वाले सर येलो में ही जाएगा, बिल्कुल कीमोथेरेपी पूछ रहा था मैं, माफ करेंगे बीच में भूल गया। बच्चे याद रखें कीमोथेरेपी का सारा आइटम येलो में जाता है हमेशा, ठीक है। कीमोथेरेपी का सारा सामान येलो में जाएगा, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो आईवी सेट हो, चाहे वो कोई सा सेट हो, है ना। कीमोथेरेपी के सारे आइटम जो जाते हैं वो येलो के अंदर जाते हैं, सिर्फ नीडल को छोड़ के, सिर्फ नीडल को छोड़ के कीमोथेरेपी का सारा सामान एक ही डब्बे में जाता है। याद रखें, साइटोटॉक्सिक वेस्ट का लेबल लगा हुआ होता है उस पीले डब्बे के ऊपर, ठीक है। ये सब तुम्हें पता है। बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, प्रोसीजर, एक्सपोजर टू फ्लूइड, ये सारी बातें आप सभी को पता है। 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन प्लीज याद रखें। अगला सवाल मेरा आप सभी से है SSI, सर्जिकल साइट इंफेक्शन। क्या बात है, मूवमेंट नंबर 3, आफ्टर प्रोसीजर, आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन कि अगर किसी पेशेंट को सर्जिकल साइट इंफेक्शन पहले दिन, अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई और पहले दिन अगर पेशेंट के पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 पे अगर पहले दिन किसी पेशेंट के अंदर फीवर आ जाता है ना, पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन कोज अगर पहले दिन फीवर आ रहा है तो उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा? बिल्कुल सर्जिकल चेकलिस्ट। क्या बात है, अमित कुमार जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया। सर्जिकल चेकलिस्ट, 3 चीजें बताएं सर्जिकल चेकलिस्ट के बारे में, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं फटाफट बच्चों मेरे को। और उससे पहले जल्दी से मुझे ये सवाल बताएं, सर्जिकल साइट इंफेक्शन का क्वेश्चन है बच्चों, पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 पे अगर सबसे पहले दिन पेशेंट को बुखार आ गया है जोरदार, बताएं क्या कारण रहेगा यहाँ पे? मोस्ट कॉमन कोज बताएं अगर डे 1 पे फीवर आ रहा है। अरे अमित सर ही थे क्या या अमित कुमार थे? मैंने देखा नहीं, मैं बात कर रहा था उस टाइम, है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलें अगला क्वेश्चन बताएं, साइन इन, साइन आउट एंड टाइम आउट। नेहा जी ने बताया। दूसरा आंसर आया साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। देखा यहीं पे अपवाद आने शुरू हो गए हैं, यहीं पे थोड़े थोड़े मतभेद आने शुरू हो गए हैं, है ना। जल्दी से बताएं सर, अच्छे कमेंट रीड करते हैं। भाव नहीं खाऊं अच्छा रहे, भाव क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आया। गुड इवनिंग सुमन चोपड़ा जी, कैसे हैं आप? चलें फटाफट से बताएं, फटाफट बताओ, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएं। पहले दिन फीवर आ रहा है, पहले दिन फीवर आ रहा है पेशेंट की सर्जरी के बाद, जल्दी से बताओ। पहले दिन फीवर आ गया, कारण क्या रहेगा? अरे जल्दी से बताओ। पहले दिन फीवर आ गया। अच्छा बोल रहा है सर भाव मत खाओ। अच्छा मराठी में बोल रहे हैं क्या? अरे सर के पास भाव है ही नहीं यार, भाव तो लड़कियां खाती है, सर क्यों खाएंगे भाव? ठीक है सर नहीं खाते भाव, सर बिल्कुल आपके जैसे ही हैं, मस्त एकदम। जो पूछना है पूछो, दिल खोल के पूछो, जैसी मर्जी बात करो। याद रखें सर्जिकल साइट इंफेक्शन, पहले दिन फीवर आया, एटीलैक्टेसिस। पहले दिन फीवर का मोस्ट कॉमन कारण होता है एटीलैक्टेसिस, बिल्कुल याद रखें। आज के बाद गलती ना करके आए बिल्कुल। अगर पेशेंट को दूसरे या तीसरे दिन, सेकंड या थर्ड डे फीवर आ रहा है पेशेंट को, 17 दिन बाद बात करने के लिए, सर 17 के बाद बस बात करने के लिए आना। क्यों 17 के बाद बात करने के लिए क्यों आना? अच्छा 17 के बाद तो सर पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कह रहे हो? मैं भी यही चाहता हूं आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए 17 के बाद, है ना। जो भी बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं मैं उनसे सिर्फ बात करने के लिए आऊं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हाँ बिल्कुल थैंक यू सो मच। चलें अगला क्वेश्चन तुम सभी के लिए। सर अगर किसी पेशेंट को डे 2 या डे 3 के ऊपर फीवर आता है तो मोस्ट कॉमन कारण होता है निमोनिया। पहले दिन बुखार आएगा एटीलैक्टेसिस, सेकंड डे बुखार आएगा तो याद रखें सेकंड डे बुखार आने का कारण रहता है निमोनिया, ठीक है। सेकंड या थर्ड डे बुखार आने का कारण क्या रहेगा? निमोनिया रहेगा। चले ये बातें हो गई बहुत सारी। देन अगली बात कर लेते हैं फटाफट से थोड़ी सी कि सर यहाँ पे किसी पेशेंट से पूछा जाए, तुमसे क्या पूछ रहे हो? कुछ पूछ रहे हो? एक दिन रिलैक्सेशन के लिए, हाँ 1-2 दिन रिलैक्सेशन के लिए दे रखे हैं। मैं घर जा रहा हूं वैसे भी, ठीक है, मैं वैसे भी कल घर जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं 4-5 दिन छुट्टी पे रहूंगा, ठीक है। और 4-5 दिन मेरा भी कुछ ऐसे वो अनअकैडमी पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अपडेट चल रहा है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करवाई है मैंने, तो 4 या 5 दिन वैसे भी वो कॉन्ट्रैक्ट नया बन रहा है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके अंदर। तो 4-5 दिन मैं क्लासेस नहीं लूंगा, ठीक है। 4-5 दिन के बाद दोबारा से नया बैच लॉन्च हो रहा है, उसके अंदर मैं क्लासेस शुरू करूंगा, ठीक है। इसी के साथ आप सभी से आज मैं अलविदा लेना चाहूंगा। आज का अध्याय मेरा इतना ही था, बताने को बहुत सारी बातें हैं बट मैं बहुत सारी बातें आप सभी को नहीं बता सकता बच्चों, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है।
याद रखें बहुत कम टाइम है, इसलिए मैं बहुत सारी बातें आप सभी को नहीं बता सकता। ये क्लास यूट्यूब पे डाल दी जाएगी अभी रात को ही, ठीक है, यूट्यूब पे डाल दी जाएगी। कल एग्जाम के बाद मैं इंस्टाग्राम लाइव आऊंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है। जैसे ही दोनों एग्जाम के सेशन, आप लोगों के दोनों स्लॉट के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, अपने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, तो कोशिश करूंगा मैं यूट्यूब पे लाइव आ सकूं, बट मैं रास्ते में आऊंगा, मैं घर जा रहा हूंगा, ठीक है सर। रिलैक्स फील, हम आपसे बात करके होते हैं। थैंक यू सो मच व्हाइट डेविल जी, सुनम जी, सुमन जी, जल्दी से क्वेश्चन पूछे, किसी का कोई क्वेश्चन है कल के लिए। देखें आज मेरी बात सुने ध्यान से, जैसे मैं था तुम्हारे टाइम पे, जैसे मैं तुम्हारे टाइम पे था जिस दिन मेरा एग्जाम से एक रात पहले का दिन था, तो मेरे साथ क्या हो रहा था मैं आपको बता देता हूं। बैच की फीस क्या रहेगी, बैच की फीस बहुत ही कम है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाएं मेरी बात। मैं तुम्हारी तरह था एग्जाम से एक रात पहले, इस टाइम तक मैंने पढ़ाई लिखाई बंद कर दी थी, मैंने किताबों को दूर रख दिया था, ठीक है। कुंडल साहब जी डाउट दोबारा से पूछ ले, मैं बता दूंगा, ठीक है। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। मेरा क्वेश्चन था सर हमें भी लेके जाना घर, आपके बिल्कुल लेके जाएंगे सर, इंस्टा पे मैसेज है, ठीक है मैं देख लूंगा। ध्यान से सुनते जाएं, एक बार ध्यान से सुने, एक बार ध्यान से सुने, ध्यान से सुने बच्चों। मैं तुम्हारी तरह था, मैं एक दिन पहले किताबें बंद करके बैठ गया था, है ना, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद एक मतलब रात को 9 साढ़े 9 बजे मैंने किताबें बंद कर दी थी, मैंने किताबें बंद कर दी थी, मैं आराम से शांति से बैठ गया था, ठीक है। मैं आराम से शांति से बैठा, मैंने सिर्फ एक दिन या 2 दिन पहले सिर्फ वो चीजें पढ़ी थी। मैंने एक अलग से कॉपी लगाई थी, मैंने एक अलग से नोटबुक लगाई थी जिसमें मेरे जितने भी एमसीक्यूज गलत होते थे मैं उसको लिखा करता था। वो कॉपी आज भी मेरे पास है, और अगर कोई बच्चा सिर्फ उस कॉपी को पढ़ लेगा तो वो 70% सिलेबस कवर कर लेता है। वो कॉपी इतनी बड़ी हो गई थी, मतलब मैं बहुत गलतियां करता था, ठीक है। खुशी जी गुड इवनिंग। मैं बहुत सारी गलतियां करता था, तो मैंने उस कॉपी को लगाया और इतनी मोटी कॉपी हो गई, और मैं उसको एग्जाम से 2 दिन पहले अच्छे से पढ़ ली थी मैंने, और रात को 9 बजे मैंने किताब कर दी थी बंद। ध्यान से सुनते जाना, किताब कर दी थी बंद। सुबह उठा, सुबह भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सुबह भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, है ना। मैं एग्जाम के टाइम पे, जब मेरा एग्जाम था, मैं एग्जाम के टाइम पे मैं खुद के घर पे नहीं था, मैं मम्मी पापा से नहीं मिला था खुद के, है ना, मैं मम्मी पापा पे नहीं था, मम्मी पापा के पास नहीं था, मैं कहीं और रुका हुआ था, मैं जयपुर था, मेरे ताऊ जी और ताई जी के घर पे था, है ना, मैं वहीं पे तैयारी कर रहा था, मैं वहीं पे था। तो उस टाइम पे अब ताऊ जी और ताई जी थे मेरे पास, तो मैंने उन्हीं को ही सब कुछ माना, मैंने उन्हीं से बात करी। ताई जी और ताऊ जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे मेरा, है ना। मैं पढ़ता था तो मेरे को ऐसा होता था जैसे मैं बिल्कुल पेन गेस्ट हूँ वहां पे ना, इतना अच्छे से मेरा पूरा मेंटेनेंस किया जाता था बढ़िया तरीके से, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था, बस सब कुछ अपने आप आता था, अपने आप जाता था, मैं बस पढ़ता था। ध्यान से सुने, मैं सिर्फ उन्हीं को अरदास, उन्हीं को नमन करके गया उस दिन पेपर के लिए, है ना। भगवान को याद किया एक बार, शांति से, शांत दिमाग से गया, बिल्कुल बिल्कुल लोड नहीं लिया, बिल्कुल फालतू की टेंशन नहीं ली, इधर उधर की कोई बातें नहीं सोची मैंने। बस मेरा एक ही काम था, एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल शांति से पढ़ना, कभी भी क्वेश्चन में हड़बड़ी नहीं करनी। याद रखें, कभी भी क्वेश्चन में हड़बड़ी नहीं करनी। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है कि तुम क्वेश्चन में हड़बड़ी करते हो। तुम क्वेश्चन का पहला पॉइंट देखते हो कि हाँ अगर क्वेश्चन में ये पूछा, तो तुम्हारे दिमाग में एक अलग से परसेप्शन बनी होती है हर क्वेश्चन को लेके कि इसका आंसर तो यही होगा, और एग्जामिनर सबसे पहला आंसर वही डालता है, और तुम वही टिक करके गलती करते हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ के भी नहीं देखते। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम सभी से यही है आखिरी टाइम पे कि क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना था, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज क्वेश्चन को सारे बच्चे ध्यान से पढ़ें, सारे बच्चे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, हर चारों ऑप्शंस को पढ़ें, और चारों ऑप्शंस को पढ़ के सबसे बेहतरीन जवाब को सिलेक्ट करें। कोई भी बच्चा जल्दबाजी ना करे क्वेश्चन को पढ़ते टाइम। पहला काम याद रखें, दूसरा काम याद रखें, जिस क्वेश्चन में अटक रहे हैं उस क्वेश्चन पे टाइम खराब ना करें, छोड़ दें। तीसरा पॉइंट मेरा है, जिस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल नहीं पता, जिस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है, जिसका नाम ही नहीं सुना, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। नेगेटिव मार्किंग से बचें, बार बार बोल रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग से बचें। सिर्फ उसी क्वेश्चन में तुक्का मारें जिसमें 50-50% आपको डाउट है, अदरवाइज उसमें तुक्का ना मारें, उसके अंदर गैस ना करें, अकड़ बकड़ बम्बे वो ना करें। समझ आई बात। इसी के साथ माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाएं सुबह। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप सभी के साथ है ना। मेरा जिस दिन से मैं पढ़ाने लगा उस दिन से ही मैं हर बच्चे के लिए यही विश करता हूं कि जल्दी से जल्दी कामयाब बने, क्योंकि मुझे पता है मेरे माँ बाप कितने खुश हुए थे सिलेक्शन के बाद। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी के माँ बाप इतने ही खुश हो सिलेक्शन के बाद। तो ऑल द वेरी बेस्ट लड्डू और पेड़ो। फोड़ के आना एग्जाम को कल,
बिल्कुल हार के नहीं आना, निराश होके नहीं आना। और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी के साथ कि आप सभी ने सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से मेहनत करी है, और मैं पूरा भरोसा रखता हूं कि इस ईमानदारी का परिणाम ईमानदारी के साथ भगवान आप सभी का नाम मेरिट लिस्ट के अंदर लेके आएगा, और आप सभी उस दिन मुस्कुराओगे और जल्दी से मेंस को भी क्रैक करेंगे। और जल्दी से तुम सभी के सभी, मुझे पता है इसमें से आधे बच्चे हैं जो सर मैं आपके हॉस्पिटल में आना चाहता हूं, आपके हॉस्पिटल में आना चाहता हूं। इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना कि सर हम आपके हॉस्पिटल में आना चाहते हैं, आपके हॉस्पिटल में। मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी का, जरूर आए, ठीक है। बिल्कुल सभी को आशीर्वाद है, सभी के साथ ऑल द बेस्ट है, सभी के साथ ऐसे ट्रक भर के और गाड़ियां भर भर के प्यार है ढेर सारा। अच्छा सा पेपर करके आए, ऑल द वेरी बेस्ट लड्डू एंड पेड़ो। पक्का कामयाब होगे तुम, भरोसा रख के जाना, ठीक है। पक्का कामयाब होगे, भरोसा रख के जाना, ठीक है। और नेहा जी कह रहे सर मेरा भाई तो ऑलरेडी है आपके हॉस्पिटल में, ठीक है, तो आप भी आ जाओ। इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, कल मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। जितने ज्यादा दे सकता हूं मैं, जितना दिल से दे सकता हूं वो दे सकता हूं, ठीक है, उतना मैंने दे दिया है। बाकी अब आप सभी की मेहनत है, जो सच्चे दिल से करी है आप लोगों ने, पक्का परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। चलें, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। वीडियो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी किसी की भी आज, है ना, काफी रात हो गई है, प्लीज जाके सो जाएं, वरना पता लगेगा सर आपकी वजह से हमें डांट पड़ गई घर पे। अभी रात को किससे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी को याद रखें, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। आराम से सो जाओ और सुबह आराम से क्या करके जाना, सुबह आराम से अरदास करके मम्मी पापा के हाथ जोड़ के आराम से जाना और एग्जाम दे के आना, ठीक है बच्चों। और प्लीज कल मुझे सबसे पहले मैसेज करें जिन भी बच्चों को याद हो क्वेश्चन का, जिन भी बच्चों को। खुशी जी गुड इवनिंग नहीं, अब गुड नाइट हो गया, अब हम जा रहे हैं सोने और आप भी सोने जाएं। सब बच्चे प्लीज एग्जाम सेंटर से निकलते ही पहले फोन ऑन करें और मुझे मैसेज करें कैसा एग्जाम हुआ। जितने क्वेश्चंस याद हो वो क्वेश्चंस फटाफट से मुझे मैसेज करें, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस मैसेज करे हुए आने वाले बच्चों के बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। टाटा, बाय बाय, ख्याल रखें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा सभी को। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।